जीएसटी 2.0 से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है द हिंदू में। बेसिकली जीएसटी 2.0 के इफेक्ट्स इकोनॉमी पर क्या पड़ेंगे इसका इसमें जिक्र किया गया है। सारा आर्टिकल पढ़ते हैं। नए आए हो तो इकोनॉमिक्स रिलेटेड कंसेप्ट समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे डिटेल्ड कोर्सेज में एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इसको बोला जाता है क्योंकि ये फाइनल स्टेज पर लगता है, यानी कि जिस स्टेज पर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए जाते हैं अल्टीमेटली उस स्टेज पर, है ना। अब जो न्यू रेट स्ट्रक्चर है जीएसटी का वो कब से इफेक्टिव होगा? 22 सितंबर से इफेक्टिव होने वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 12% एंड 28% वाले रेट्स जो है उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और जो 0, 5 एंड 18% वाले रेट्स हैं उनको कंटिन्यू किया गया है, पर उसमें कुछ चेंजेस हैं, ठीक है। मतलब उन रेट्स में जो आइटम्स कवर्ड हैं उनमें चेंजेस किए गए हैं। फिर एक और यहाँ पे 40% का डीमेरिट रेट भी अनाउंस किया गया है बहुत जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके लिए। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए ये जो न्यू जीएसटी की स्लैब्स हैं इसमें 4 आएंगी, 0%, 5%, 18% एंड जिसको उसने डीमेरिट रेट बोला 40%। ये 4 स्लैब्स हैं, ठीक है जी। अब इनमें कौन सी आइटम्स हैं जिनको फ़ायदा मिलेगा, जो सस्ती होंगी, यानी कि कौन से सेक्टर्स जो हैं वो बेनिफिशरी सेक्टर्स रहेंगे? टेक्सटाइल्स हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ सेक्टर इसमें काफ़ी जो है वो बेनिफिशरी सेक्टर में, और इस पर पूरा एक मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, देखना इस चैनल पर। फूड आइटम्स भी। इसके अलावा प्रोडक्शन साइड से देखें तो फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल मशीनरी, तो ये सेक्टर्स भी बेनिफिशरी सेक्टर्स रहेंगे। अब यहाँ पे एक उन्होंने बहुत अच्छा फार्मूला दिया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला है बेसिकली कि जीएसटी रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है। ध्यान से इस फार्मूले को देखिए। ये कैपिटल आर का मतलब है जीएसटी रेवेन्यू, तो जीएसटी रेवेन्यू इज इक्वल टू स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय ई। स्मॉल आर का यहाँ पे मतलब है टैक्स रेट एंड ई का मतलब है टैक्स बेस, यानी कि अगर मैं टैक्स रेट को टैक्स बेस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो जो मेरे पास आएगा दैट इज जीएसटी रेवेन्यू। सो जीएसटी रेवेन्यू इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग टैक्स रेट विद टैक्स बेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो टैक्स बेस है उसका आगे फार्मूला अलग लिखा हुआ है, उसने कहता है टैक्स बेस इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। यानी कि टैक्स बेस जो है दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, प्री टैक्स प्राइस एंड क्वांटिटी, यानी कि टैक्स से पहले का उस कमोडिटी का प्राइस एंड उसकी क्वांटिटी, तो टैक्स बेस इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। ये फार्मूला याद रखिएगा। अब कुछ इम्पैक्ट्स हैं जो इसके पड़ेंगे, जो न्यू जीएसटी रेट्स हैं इनके इम्पैक्ट्स क्या पड़ने वाले हैं इकॉनमी पर, उसकी बात करते हैं। अब टैक्स रेट्स कम हुए हैं तो इससे क्या होगा कि टैक्स रेट कम होने के बाद जो प्राइजेस हैं वो एक्सपेक्टेड है कि इन गुड्स के फेल होंगे। आपको पता है कि जब टैक्सेस कम होते हैं तो ओवरऑल प्राइजेस फेल होते हैं। इससे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, इकॉनमी में डिमांड बढ़ने के आसार लग रहे हैं। अब लोगों की इससे क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। डिस्पोजेबल इनकम इज अ इनकम आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्सेस, है ना। तो डिस्पोजेबल इनकम जो है कहीं ना कहीं इससे बढ़ेगी। तो अब ध्यान से देखो, कहता है मच ऑफ द बेनिफिट वुड एक्रू टू कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स इन द 5% रेट कैटेगरी डेट आर नेसेसिटीज। कहता है काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इसमें उन कंज्यूमर्स को जो उन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं जो 5% रेट में आता है। और 5% रेट में आता है ज़्यादातर नेसेसिटीज आती हैं, ठीक है। और जो नेसेसिटीज होती हैं उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काफ़ी कम होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होने का मतलब कि इनके प्राइस कम भी हो जाएंगे तो इनकी डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है, नेसेसिटीज़ की। इसका मतलब ये। तो कहते हैं एज ए रिजल्ट अब क्या होगा, क्योंकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है। अब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से वो नेसेसिटीज़ की डिमांड तो बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि नेसेसिटीज़ की डिमांड इन इलास्टिक होती है, कम इलास्टिक होती है। जैसे रोटी है, साल्ट है, या आप मान लो कंघी है एक, है ना, नेसेसिटीज़ होगी। इसका क्या कि इनकम बढ़ने से इनकी हम डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा तो थोड़ी ना कर देंगे, तो इनकी डिमांड इनकम बढ़ने से इतनी नहीं बढ़ती। तो इसलिए वो कह रहा है कि इन गुड्स की डिमांड कम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है। तो जब डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ रही है तो वो ज़्यादा जो है दूसरी कैटेगरीज पर खर्च करेंगे। कंज्यूमर वुड इंक्रीज रिलेटिवली मोर देयर डिमांड फॉर गुड्स इन हायर रेट कैटेगरीज, यानी कि जो चीज़ें 18 और 40% के बीच में आती है उनकी डिमांड बढ़ेगी कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने के कारण। बात समझ रहे हो? टैक्स रेट कम हुआ, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, तो उससे वो कह रहा है कि 18 और 40% वाले, क्योंकि ये गुड्स जो हैं इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थोड़ी फिर भी होती है, 5% में जो आएंगे नेसेसिटीज़ में जो आएंगे उनकी इतनी नहीं होती। तो इन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी जो 18 और 40% में आते हैं, जिसमें कंफर्ट्स आ गई हैं, लग्जरीज आ गई। बात क्लियर हुई? सो दीज इफेक्ट्स वुड बी रेवेन्यू ऑगमेंटिंग। अब यहाँ पे अगली चीज़ समझते हैं। अब बात यहाँ पे क्या है कि भाई ठीक है लोग डिमांड बढ़ाएंगे इन कमोडिटीज़ की, वो तो ठीक है, पर कहीं ना कहीं टैक्सेस कम हुए हैं तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम हुआ है, बिकॉज टैक्सेस इज ए सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब अगर रेवेन्यू गवर्नमेंट का कम होगा तो यहाँ पे
बात आती है डेफिसिट की। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो अगर रेवेन्यू कम है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर भी कम करे, खर्चा भी कम करे। अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे को कम नहीं करती तो गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट बढ़ाना पड़ेगा। आप ऐसा बोल सकते हो कि गवर्नमेंट को बोरो ज़्यादा करना पड़ेगा। फिजिकल डेफिसिट असल में बोरोइंग को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा तो उसको मैच करने के लिए या तो उसको अपना खर्चा कम करना पड़ेगा या तो बोरोइंग जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, स्टेट्स में हैव रिजोर्ट टू हायर बोरोइंग करनी पड़ेगी या खर्चे कम करने पड़ेंगे इस रेवेन्यू लॉसेस को पूरा करने के लिए। और इन ऑप्शंस का हमारी रियल ग्रोथ पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ इस आर्टिकल में मेनली कही गई है। आपको अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर करना, मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। एंड इसी तरह की इकोनॉमिक्स रिलेटेड ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।